देखो जो पहला क्वेश्चन जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आप पूछ रहे हो वो ये मैक्सिमम पावर निकालने को दिया जा रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या होगी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके लिए इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। और ये थोड़ा सा सिमेट्री से अगर जाओगे, सिमेट्री फॉलो हो रही है, व्हीट स्टोन टाइप सिमेट्री है। व्हीट स्टोन टाइप कैसे, ये रेजिस्टेंस आर 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 1:1 के रेशियो में चल रहे हैं यहाँ पर, और सिमेट्री से यहाँ पर भी आपका आर 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 चल रहा है, 1:1:1 सेम रेशियो चल रहा है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस यूजलेस है। इन दो रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो, इनको रिमूव करेंगे, और इनको रिमूव करने के साथ साथ एक और काम करेंगे यहाँ पर। इनको रिमूव करने के साथ साथ ये जंक्शन रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे जो जंक्शन देख रहे हो, ये जंक्शन हटाया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तीन रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ और ये तीन रेजिस्टेंस नीचे की तरफ, तीन ये हो जाएंगे, मिडिल वाले ये दोनों हट जाएंगे, और ये दो रेजिस्टेंस आपस में इधर कनेक्ट हो जाएंगे और दो रेजिस्टेंस आपस में इस तरफ कनेक्ट हो जाएंगे। अब इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, और जो भी स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी, इन सबके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम पावर के लिए वो वैल्यू इक्वल टू 40 ओम होना चाहिए यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये यहाँ से ट्राई कर सकते हो इसको सिंपल तरीके से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाले में यहाँ पर जो वेज है इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करो। हाँ जी आयुष बताओ। हाँ जी आयुष बताओ। चले, सेकंड वाले में ये जो इस तरफ से एयर आ रही है, इस साइड से एयर है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा, और वॉल्यूम फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय फिर से वेलोसिटी कर दो, ये मोमेंटम फ्लो रेट, यानी मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड। मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड का मतलब इनडायरेक्टली ये एक तरीके का फोर्स मिल जाएगा आपको कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा। और इस F के अलावा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस mg की फोर्स, और टेंडेंसी ऑफ मोशन राइट साइड है तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड पर ही है। इसके बाद आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा, इस F को रिजॉल्व करना होगा। इस F के आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल अगर थीटा है यहाँ पर, तो ये सिंपली आप इस तरफ जाओगे तो ये F कोसाइन थीटा इधर वाला आ जाएगा और F साइन थीटा राइट वाला, और उसके बाद आप ये लगा देना F साइन थीटा इक्वल्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स, F साइन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो होगी वो mg प्लस F कॉस थीटा, इन दोनों का समेशन, उससे आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में पार्टिकल ए जो है उसके बारे में क्या रखा गया कि पार्टिकल ए x इक्वल टू 0 से लेकर के और x इक्वल टू 1 तक 1 सेकंड के अंदर मूव करता है विद सम एक्सेलरेशन a। तो वो एक्सेलरेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल सकते हैं। दैट डिस्प्लेसमेंट 1 विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इसका 0 होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, तो इट इज हाफ at स्क्वायर
was to हाफ at स्क्वायर। इससे इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मिल जाएगी। दूसरे वाले पार्टिकल के लिए वो x इक्वल टू 1 से और x इक्वल टू 2 तक गया है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी v कांस्टेंट। तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो कि v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब पार्टिकल b इन द फ्रेम ऑफ पार्टिकल a, तो ये हमारा b वाला पार्टिकल था सेकंड वाला, और ये a वाला पार्टिकल था। नाउ b विथ रिस्पेक्ट टू a जब निकालोगे, b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो इसका कुछ इस तरीके से होगा। देखो b विथ रिस्पेक्ट टू a जब कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पर a है, a इज एट x इक्वल टू 0, b वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 पे है, वेलोसिटी ऑफ b ऑलरेडी 1 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, अगर आप रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन b विथ रिस्पेक्ट टू a की एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालना पड़ेगा। वो a ऑफ b माइनस a ऑफ a होगा, जो कि 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a2 यानी कि -2, यानी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बैकवर्ड एक्सेलरेशन आएगी रिलेटिव में। रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बैकवर्ड और रिलेटिव वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड। ठीक है जी। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल b आप निकाल सकते हो इसके हिसाब से कि ये 1 मीटर पर सेकेंड इस तरफ है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रही है। यहाँ से सॉल्व कर सकते हो कि इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए इस टाइम पर। क्वेश्चन 4 में ये करना है तुम्हें कि यहाँ पर जो सोर्स S0 है उससे पहले वेव इधर जाएगी, फिर यहाँ पर जो मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आएगी, फिर वहां से जो मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर, ये आपका स्लिट S1 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है इसने, टोटल डिस्टेंस अगर आप ध्यान दो तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है यहाँ पर d/4 ये वाला डिस्टेंस है, d/4 ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस d प्लस d/4 है। तो टोटल डिस्टेंस 7d/4 कवर किया इसने। इसके बाद स्लिट 1 आ जाएगा। सो स्लिट 1 से जाने से पहले 7d/4 ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 7d/4। वहीं पर अगर आप दूसरी स्लिट की बात करो, सेकंड वाले स्लिट की, तो सेकंड वाले स्लिट से वेव पहले नीचे की तरफ जा रही, ये डिस्टेंस है 3d/4 का, और उसके बाद ये वेव इस तरफ आ रही, ये डिस्टेंस d का है, और उसके बाद स्लिट नंबर 2 आएगा यहाँ पर S2। तो ये डिस्टेंस भी आपका 7d/4 है, 7d/4 ये डिस्टेंस भी आएगा, और 7d/4 यहाँ पर भी डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आपका 7d/4 ही आ रहा है। दोनों तरफ से डिस्टेंसेस बराबर है। तो डिस्टेंस वाइज कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इनके बीच में, लेकिन यहाँ वाली जो वेव है वो दो जगह पर रिफ्लेक्ट हो रही है। एक रिफ्लेक्शन उसका यहाँ पर है और एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, डबल रिफ्लेक्शन है इसमें। जबकि ये वाली वेव सिंगल रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन सिर्फ इस प्लेस पर है। तो इसमें एक रिफ्लेक्शन है, इसमें दो रिफ्लेक्शन है, तो पाई का जो फेज डिफरेंस आएगा रिफ्लेक्शन की वजह से, पाई का फेज डिफरेंस, और उस पाई के फेज डिफरेंस की वजह से, जो पाई का फेज डिफरेंस है उसकी वजह से नॉर्मल कंडीशंस में जहां पर हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है यहाँ पर मिनिमा हो जाएगा, बिकॉज पाई का फेज डिफरेंस है। और जहां पर हमें फर्स्ट मिनिमा मिलता है इन नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन में जहां पर फर्स्ट मिनिमा है वो रिप्लेस करके सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा आपका। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये बेसिकली कैपिटल डी लैम्डा, जो फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 2d। मतलब मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशन से इंटरचेंज कर जाएंगी, क्योंकि पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस रिफ्लेक्शन की वजह से आ रहा है इसमें। तो नॉर्मल कंडीशन में जहां जहां पर मैक्सिमा है वहां वहां मिनिमा कर दो, और जहां जहां मिनिमा है वहां पर मैक्सिमा कर दीजिए।
ठीक है। इसके बाद इस पे आओ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इमेज फॉर्म करनी है इसमें लेंस की वजह से। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखोगे ये यहाँ पर फोकल लेंथ f है, यहाँ पर फोकल लेंथ इसकी 2f। इस साइड पे जो इमेज बनेगी ऑब्वियस सी बात है, जो पॉइंट f और पॉइंट 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है अगर, तो जो 2f वाला है उसकी इमेज 2f पर बनेगी, और जो f वाला है उसकी इमेज ये हो गया f और 2f वाला इमेज। देखो तो f और 2f की इमेज भी f और 2f के बीच में बनेगी, बिकॉज अगर 2f के पास कोई ऑब्जेक्ट होता है तो 2f पर इमेज बनाते हो, और f और 2f के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है f और 2f के बीच में, तो वो बियॉन्ड 2f बनाते हो। इस हिसाब से देख लो कौन सा ऑप्शन बनेगा। बियॉन्ड 2f को जाना चाहिए आपका, इमेज बियॉन्ड 2f आना चाहिए। और बियॉन्ड 2f में जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, मतलब अगर इसको a नाम दे और ये b, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले पॉइंट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बननी चाहिए। तो एरो डाउनवर्ड होना चाहिए उसका। डाउनवर्ड एरो के हिसाब से आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सी ऑप्शन बन रहा होगा या फिर बी ऑप्शन बन रहा होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकते बी और सी में से, राइट। या तो ऑप्शन बी है या फिर ऑप्शन नंबर सी है, दोनों में से एक ही तरीका है। उसके अलावा फिर ये चेक कर सकते हैं इसमें कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, इसकी स्लोप चेक करोगे, स्लोप मतलब उसके लिए क्या करोगे आप, हाइट ऑफ इमेज सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाई u वाले फॉर्मूले से। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। जो हाइट ऑफ इमेज वाला पोर्शन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, d ऑफ hi विथ रिस्पेक्ट टू dv, ये निकालना पड़ेगा, स्लोप चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी इमेज बनेगी, मान लो अगर ये इमेज बनती है तो ये डिस्टेंस आप v डिनोट कर रहे हो, ये डिस्टेंस हमारा v होता है, और ये एक तरीके से hi होता है। तो ये एक तरीके का ये ग्राफ है, अ ग्राफ बिटवीन hi एंड द इमेज डिस्टेंस v। तो कर्वेचर उसका ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये देखने के लिए वेरिएबल hi और वेरिएबल v के बीच का रिलेशन चाहिए, और उस रिलेशन का स्लोप निकाल करके कर्वेचर डिसाइड करोगे, ये होगा या फिर ये होगा। इस तरीके से डिसाइड होगा। ये दोनों में से कोई एक चीज देखनी पड़ेगी आपको। हाँ नहीं हिमांशु जी, वो ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो आ गया है, बट हाँ ठीक है, आपका ये भी पॉइंट वैलिड है। ये पॉइंट भी वैलिड है कि जो फोकस वाला पॉइंट है वहां पर इन्फिनिटी पर इमेज बननी चाहिए। तो मतलब जो फोकस वाला पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट, ये जो फोकस वाला पॉइंट है यानी यहाँ पर ये वाला, इसको अगर आप ए नाम दो तो ए वाले की इमेज इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। तो इन्फिनिटी इस हिसाब से यही वाला जाएगा। ठीक है, ये भी बात सही है कि अगर हम इस कर्व को आगे लेके आएंगे तो ये किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है, और ये वाला कर्व जब आगे ला रहे हो ऑप्शन सी में, तो ये कर्व किसी इनफाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो इससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा सेपरेट डायग्राम दिखाते हैं। इसमें इस तरीके से देख लो आप, ये दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं और थर्ड बॉल इनको आकर के कोलाइड करेगी। अगर थर्ड बॉल आकर के इसको अगर कोलाइड करती है तो ये वाला हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब नॉर्मल लाइन ऐसे बन जाएगी इनकी इस तरीके से। इससे अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानते हो और यहाँ से ये थीटा एंगल बन रहा हो, ये एंगल थीटा मान ले,
तो जो फर्स्ट पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड है v, इसकी वेलोसिटी आप राइट साइड v मान लो, ये एंगल थीटा है, तो आप 1 और 2 के बीच का कोलिजन ले लो, कोलिजन बिटवीन 1 एंड 2। तो अगर हम लोग सिर्फ 1 एंड 2 की बात करें, 1 एंड 2 की, तो ये इनका नॉर्मल लाइन होगा, ये लाइन इनके लिए नॉर्मल है, जबकि ऑब्जेक्ट नंबर 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है और ये एंगल थीटा है। तो ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगा। ऑब्लिक कोलिजन में ये वाली जो वेलोसिटी है इस तरफ v cos थीटा, ये चेंज हो जाएगी और ये वाली वेलोसिटी अलग से देखी जाएगी। ऐसे में जो ऑब्जेक्ट 2 है उसका कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 की वेलोसिटी कुछ इस तरफ आ जाएगी कोलिजन के बाद, इसको आप कुछ v डैश मान लो। एंड सिमेट्री के हिसाब से, बाय सिमेट्री, ऑब्जेक्ट नंबर 3 की वेलोसिटी भी इसी तरफ आ जाएगी v डैश, दोनों की वेलोसिटीज बराबर आ जाएंगी। और ऑब्जेक्ट नंबर 1 तो स्टॉप कर गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि ऑब्जेक्ट 1 स्टॉप हो चुका है। तो अगर ये वाला एंगल हम लोगों ने थीटा माना है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। ऑब्जेक्ट नंबर 1 था मास m और उसकी पहले वाली वेलोसिटी v से जो मोमेंटम mv था, वो बाद में इस मास m और ये वाला मास m, दोनों मास 2m हो गए। और हॉरिजॉन्टल मोमेंटम निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में v डैश cos थीटा होगा ये। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? के पास है, जब ये v डैश हो जाएगा, बुब्बी से मांग लो। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को अप्रोच कर रहा है v cos थीटा से, ऑब्जेक्ट 1 पास चॉकलेट है। अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट 2 v cos थीटा। और कोलिजन के बाद जब ऑब्जेक्ट 1 स्टॉप हो गया, तो ऑब्जेक्ट 2 उससे सेपरेट हो रहा है v डैश वेलोसिटी से। सेपरेशन वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू द अप्रोच वेलोसिटी, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन भी है। सेपरेशन वेलोसिटी इक्वल्स टू द अप्रोच वेलोसिटी, बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन दे रखा है इन्होंने, यानी कि v डैश इक्वल्स टू v cos थीटा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन से cos थीटा निकाल सकते हो, v डैश की वैल्यू v cos थीटा पुट करके, v डैश इक्वल्स टू v cos थीटा रख दें यहाँ पर, तो cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और जब cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो उसके बाद ज्योमेट्री यूज करोगे, और ज्योमेट्री में ये यूज कर सकते हो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, उसमें ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है। तो ज्योमेट्री से d और r का रिलेशन आ जाएगा आपका, ज्योमेट्री से। ठीक है। सेवेंथ वाले में अर्थिंग करने से पहले अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज हो, मान लो QA चार्ज है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ माइनस QA चार्ज होगा, और बाहर की तरफ जो चार्ज आता है वो QA प्लस QB। अगर आप गॉस लॉ फॉलो करते हो तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इनके बीच में कोई भी अगर आप r डिस्टेंस लो और वहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हो, तो उस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस वो आएगा QA डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हो, E डॉट dr करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड QA का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ QA है, इट डिपेंड्स ऑन QA, एंड दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा सिर्फ QA के ऊपर। तो अगर हम अर्थिंग करेंगे भी, बाहर वाले सेल की अर्थिंग कर भी देंगे, अगर मान लो इसकी अर्थिंग कर दे, तो अर्थिंग करने से इसका जो चार्ज है QB वो चेंज कर जाएगा, QB चेंज हो गया, बट QA अभी भी कांस्टेंट रहेगा। और जब QA कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगी इस क्वेश्चन में, और वही ऑप्शंस हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विल नॉट चेंज। ठीक है, इसके बाद 11th। ओके, तो ये जो 11th क्वेश्चन है ये देख लो।
इसमें देखो सही लिखा है एक्चुअली क्या है, इन्होंने ये लिखा है कि ये जो लूप, ये जो वायर है यहाँ पर, ये इस तरीके का लूप है, ये वायर है, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इंडक्टेंस एक नेचर है, इंडक्टेंस इज द बेसिक नेचर टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोई भी होगा, टू अपोज द फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स कम होता जाएगा। इसको रोकने के लिए, फ्लक्स को रोकने के लिए एरिया को आप इंक्रीज करना चाहोगे, बिकॉज फ्लक्स डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया से। तो अगर ये चीज रिड्यूस हो रही है, तो इसको मेंटेन करने के लिए करस्पॉन्डिंगली एरिया बढ़ाना चाहिए, और एरिया बढ़ाने के लिए इस लूप को फिर राइट साइड आना पड़ेगा, सो दैट कि ये वाला एरिया इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो ये राइट, ये राइट साइड ही आएगा इसमें, ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लूप है ये राइट साइड ही आना है, क्योंकि बी अगर कम हो रहा तो ऑब्वियसली फ्लक्स कम हो रहा है, यानी ये सही एक्सप्लेनेशन है इसका लेंज लॉ के हिसाब से 11th का। ट्वेल्थ में जस्ट मिनट, 12th क्वेश्चन देख लो। 12th वाले में मोनो डाया पॉलीएटॉमिक गैसेस आर एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड, ठीक है, तो एडियाबैटिकली अगर कंप्रेस कर रहे हैं और उनका इक्वल कंप्रेशन रेशियो है, दैट मींस P2/P1, तो प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 raised to the power gamma should be pressure P2 and volume V2 raised to the power gamma. So V2 equals to V1 and then P1/P2 to the power 1 by gamma. तो ये फैक्टर तो सबके लिए सेम चल रहा है, सॉरी ये P1/P2 सेम चल रहा है, अगर तो ये ऑब्वियस है कि अगर P1/P2 सेम चल रहा है, तो जिसके लिए गामा ज्यादा होगा उसके लिए P1/P2 होल रेज टू द पावर 1 ओवर गामा लेस हो जाएगा, और अगर ये लेस होगा तो उसका फाइनल वॉल्यूम भी लेस आएगा। ये होगा आंसर, मतलब जिस गैस का गामा ज्यादा है उसका फाइनल वॉल्यूम कम आएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट जो है मोनोएटॉमिक गैस है लीस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी सही स्टेटमेंट है, बिकॉज गामा जो है वो डिफाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम से है 1+2/f, तो ये रिलेटेड है डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम से। अकॉर्डिंगली जो भी स्टेटमेंट बन रहा होगा वो देखना पड़ेगा आपको। कुछ गड़बड़ अगर इसमें, एक मिनट, P2/P1 और P1/P2 the monatomic gas will have maximum final volume out of the 3। ठीक है, स्टेटमेंट 1 गलत है इसका यार, स्टेटमेंट 1 गलत लग रहा है, स्टेटमेंट 1 सही नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। इसके बाद आपका लास्ट है 11, 6, 22, 17, 18, 19, ओके 16 भी है, 15, 16, 15, 16 भी देख लीजिए। फिफ्टीन 16 में इस पैराग्राफ को देखो जल्दी से, इस पैराग्राफ में ये जो रॉड दी गई है, देखो इसमें यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स आएगी, फोर्स इन द स्प्रिंग इस तरफ आएगी, और एक फोर्स इन द स्प्रिंग इस तरफ आएगी, फोर्स इन द स्प्रिंग, और प्लस सेंटर पे इसका mg। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये एंगल भी 30 डिग्री दे रखा है, तो पहले तो इक्विलिब्रियम लगाओगे, और fs sin 30 के दो कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ इक्वल टू mg। इससे पहले fs सॉल्व कर लीजिए, तो fs की वैल्यू mg के बराबर। अब fs इक्वल टू kx करोगे, fx इक्वल टू kx, तो x की वैल्यू mg बाय k आ जाएगी, एलोंगेशन इज mg बाय k।
और ये एलोंगेशन चेंज नहीं कर सकते आप सडनली, ऑल ऑफ सडन एलोंगेशन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जब ऑल ऑफ सडन एलोंगेशन चेंज नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो 14 का आंसर है, वो उतना ही रहेगा, मतलब एलोंगेशन की वैल्यू उतनी ही रहेगी आपकी mg/k, इट कैन नॉट चेंज सडनली। सेकंड पार्ट्स में जो 15-16 पार्ट्स है उसमें अगर मान लो ये वाली स्प्रिंग कट दी, एक स्प्रिंग कट हो गई मान ले, तो एक स्प्रिंग कट करने के बावजूद भी दूसरे वाले स्प्रिंग के अंदर उतनी ही फोर्स रहेगी जो कि इक्वल टू mg है, प्लस इसका एक mg यहाँ पर, और ये एंगल 30 डिग्री। सेंटर ऑफ मास की जब आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, और ये एक्सेलरेशन जो आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो mg माइनस इस mg का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो स्प्रिंग वाले फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ वाले फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट लाओगे और वो हो जाएगा mg/2 एंड डिवाइडेड बाय मास m, और इस स्प्रिंग फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ah, और वो mg cos 30 डिवाइडेड बाय मास m। तो सेंटर ऑफ मास की ये दो एक्सेलरेशन होंगी, इनसे आपका 16th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 15th वाले के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा करके अल्फा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब टॉर्क देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क एफ एस के वर्टिकल कंपोनेंट का होगा जो कि mg/2 है। एफ एस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लाओगे तो mg/2 इंटू डिस्टेंस l/2 और डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर पॉइंट ml² डिवाइडेड बाय 12। तो इससे आपका 15th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो है पैराग्राफ 17, 18, 19, ओके, जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर दो। अंकुर स्प्रिंग के अबाउट टॉर्क नहीं निकाल पाएंगे, वो फिक्स पॉइंट नहीं है। स्प्रिंग के अबाउट टॉर्क निकाल नहीं पाओगे बिकॉज वो फिक्स पॉइंट नहीं है। टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो है सोर्स हमें यहाँ पर दे रखा है, कुछ इस पॉइंट पर सोर्स है और ये डिस्टेंसेस गिवन है, प्लस यहाँ पर स्क्रीन। तो एक तो आपको डायरेक्ट लाइट मिलेगी और एक रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट आपको पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट ये होगा, रिफ्लेक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ से लेकर के और टिल यहाँ तक होगा, ये आपका एक रिफ्लेक्शन होगा। और सपोज ये कोई एंगल होगा थीटा, अगर तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी थीटा बनेगा। तो आपको पहले मैथमेटिक्स के थ्रू ये हाइट निकालनी पड़ेगी। ये हाइट आपको y1 निकालनी पड़ेगी, ये क्या होगी मैथमेटिकली। उसके बाद दूसरा एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन, सेकंड एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन जो होगा, सेकंड एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से मिरर के इस एंड पे होगा और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे जाएगी। तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर के कोई एंगल बीटा मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल बीटा मानोगे और करस्पॉन्डिंग ये एंगल बीटा होगा। और फिर ट्रिग्नोमेट्री से और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स या जैसे भी आपको ये लेंथ y2 निकालनी पड़ेगी। उसके लिए ये डिस्टेंसेस गिवन है सारी, मतलब ये 190 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर प्लस ये 1 मिलीमीटर, इस तरीके से ये सब दे रखा है तुम्हें। तो उसके बाद क्या करोगे, ये जो y1 माइनस y2 वाला पोर्सन है आपका, ये वाला पोर्सन y1 माइनस y2, ये वो पोर्सन होगा जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी। इस पोर्शन पे रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, दैट मीन दिस इज द जोन ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हो। यहाँ पर रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको और यहीं पर डायरेक्ट लाइट भी आएगी। यहाँ से पॉइंट सोर्स से आपको डायरेक्ट लाइट भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इंटरफेरेंस वहीं पर होगा जहां पर डायरेक्ट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों आ रहे हैं। तो
17 क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि फ्रिंजेस कहां पर मिलेंगी आपको, तो उसका आंसर हो जाएगा y1 माइनस y2। इस लेंथ के ऊपर फ्रिंजेस मिलेंगी आपको, ऑन दिस लेंथ फ्रिंजेस 17 क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन की जहां तक बात कर रहे हो कि फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो वो आप इससे निकालोगे। देखो इसके लिए क्या करोगे, ये जो आपको ये जो दो एक्सट्रीम रेज हैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, जब इनको इसको इस वाली रे को और प्लस इस वाली रे को, इन दोनों रेस को जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं पर एक इमेज बनेगी इसकी, इस पॉइंट पर इमेज ऑफ सोर्स आएगी। और उस केस में क्या करोगे, कैपिटल एस और उसकी इमेज को YDAC एक्सपेरिमेंट की तरीके से दो स्लिट्स मान सकते हो, और उसके हिसाब से जो स्मॉल डी हो जाएगा वो 2 मिलीमीटर हो जाएगा, और कैपिटल डी जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है आपका, वो इन दोनों स्लिट से टोटल कितने डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस, ये कैपिटल डी होगा, तो वो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 190 यानी कि 200 सेंटीमीटर, और प्लस लैम्डा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा बाई स्मॉल डी से आ जाएगी इसकी। और नंबर ऑफ फ्रिंजेस, उसके लिए आपको इस लेंथ को, ये जो लेंथ कैलकुलेट की गई है y1 माइनस y2, उस लेंथ को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस से, यानी कि y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे। नहीं अंकुर जी, रिफ्लेक्शन से फेज डिफरेंस आएगा, बट फेज डिफरेंस से मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशंस चेंज होंगी और कुछ नहीं होगा। तो YDAC के अंदर भी तो फेज, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की जगह सेंट्रल मिनिमा आएगा, बाकी रिजल्ट्स वैसे ही रहेंगे आपके। लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट है ये, लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट, सिर्फ जिस पॉइंट पर मैक्सिमा बनना चाहिए वहां मिनिमा बन जाएगा, और जहां मिनिमा बनना चाहिए वहां पर मैक्सिमा बन जाएगा। तो इंटरफेरेंस इसके अंदर भी होगा। थिन फिल्म में भी, थिन फिल्म के अंदर भी रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो रिफ्लेक्शंस से फर्क नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है, वो सिर्फ पोजीशंस मैक्सिमा मिनिमा की बदल देंगे। ठीक है अंकुर, नेक्स्ट देखिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है अभी इसमें, ये 22 वाला जो है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं यार, फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है ना, फर्स्ट पार्ट, ऑब्वियस सी बात है यार, फर्स्ट पार्ट में कि अगर यहाँ पर एक चार्ज स्फीयर प्लस क्यू है और उसको स्विच से कनेक्ट करके दूसरे स्फीयर पे लेके जाओगे तो कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो होने का मतलब हीट लॉस। तो ए वाले के हिसाब से पी ऑप्शन भी बनेगा, और क्यू ऑप्शन एनर्जी डिक्रीज करेगी तभी हीट लॉस होगा, और स्फीयर वन हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये गलत है। तो ए वाले का पी एंड क्यू है, और एक ही ऑप्शन है डी वाला, तो डी करेक्ट हो गया, बाकी सब हटा दीजिए इसमें से, सिंगल ऑप्शन है ये। ठीक है, चलो मेंस वाले पे आओ। इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें एक ही रास्ता है, मतलब डायरेक्टली डी आ जाएगा आंसर आपका। आई मीन बाकी सब चेक कर सकते हो, बट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो बाकी कोई मैच भी नहीं कर रहा है, और क्योंकि ए वाले ऑप्शन में और कोई ऑप्शन है भी नहीं।